हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ कैसे यूज करते हैं। ये वाले लेक्चर में हम फॉर्मूला प्रूव करेंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो फॉर्मूला लगाया था दैट इज r इज इक्वल टू रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p क्यूब cos थीटा पैरेललोग्राम लॉ में वो एक्चुअली आता कैसे उसका हम डेरिवेशन देखेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट डेरिवेशन, इट इज गोइंग टू बी वेरी मच इजी। बहुत सिंपल है, अगर आपको 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत ज्योमेट्री आता रहेगा तो ये 2 मिनट का काम है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू प्रूव द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहला चीज भाई, पैरेललोग्राम लॉ कब यूज करते हैं? जब टेल टू टेल कनेक्टेड होता है। तो भाई मैं 2 वेक्टर लेने वाला हूं और 2 वेक्टर जो है एक है AB दैट इज वेक्टर P और एक है AD जो है वेक्टर Q। तो 2 वेक्टर है AB वेक्टर एंड AD वेक्टर, दोनों का टेल कनेक्टेड है एंड लेट अस से दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल ले लेते हैं थीटा। बात समझ में आ रहा है? तो P वेक्टर Q वेक्टर एंड थीटा ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू यू। 2 वेक्टर जिनको हमें ऐड करना है, P वेक्टर Q वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये आपको दिया हुआ है। राइट नाउ इन दोनों को ऐड करके मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा और रिजल्टेंट वेक्टर कहां पे मिलेगा? अलोंग दी डायगोनल। बराबर है? तो सबसे पहले तो मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं। तो देखो मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और यहां पे मैंने ड्रॉ किया डायगोनल। ये मेरा आर वेक्टर है, तो ओसी वेक्टर इज आर वेक्टर और मेरा एम है भाई मुझे आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आर। तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर इन दोनों को ऐड किया, मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिला दैट इज आर वेक्टर और ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, छोटा सा एकदम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करता हूं मैं। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं सीई ऑन एबी। ज्योमेट्री में आपने 10th स्टैंडर्ड में से छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन किए रहेंगे, तो ये भाई बहुत सिंपल है। मैंने सीई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एबी। डन। द मोमेंट मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है AEC। क्या नाम है इसका? AEC। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। चलेगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा यूज करता हूं। ओके, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। बराबर? अब बच्चा AE क्या है? व्हाट इज AE? दिमाग लगा के बताओ, व्हाट इज AE? सिंपल वे में AE इज AB प्लस BE। तो AE के बदले मैं डाल सकता हूं AB प्लस BE। यस और नो? AE के बदले मैंने क्या डाला? AB प्लस BE। अभी AB प्लस BE तो होल स्क्वायर, मतलब A प्लस B तो होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है फॉर्मूला? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो यहां पे मैंने लगा दिया तो मुझे क्या मिलेगा? AB स्क्वायर प्लस 2ABBE प्लस BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी मच सिंपल, बहुत चिंदी है। ठीक है, तो A प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब इस एक्सप्रेशन को अच्छे से देखो, इसमें मुझे दिख रहा है BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो ये मेरा BE स्क्वायर है, ये मेरा CE स्क्वायर है। ये छोटा सा ट्रायंगल देख लो, ये छोटा सा ट्रायंगल देख लो। इसको ग्रीन कर देता हूं भाई मैं, छोटा सा ट्रायंगल। अब ये छोटे से ट्रायंगल में अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के बदले मुझे क्या मिलेगा? BC स्क्वायर। तो इन दोनों के बदले इंस्टेड ऑफ दिस टू व्हाट वी कैन राइट? BC स्क्वायर। यस और नो? तो ये इक्वेशन बनेगा AB स्क्वायर एज इट इज रखा है, 2ABBE एज इट इज रखा है और BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के बदले मैंने लिखा BC स्क्वायर। डन। यहां तक भाई मुझे मिल गया। अब क्या? अभी इस एक्सप्रेशन का हम क्या करेंगे? ये क्या है आपका? AC स्क्वायर। ओके, अभी इस एक्सप्रेशन का हम क्या करेंगे? लेट अस चेक AC मतलब क्या? व्हाट इज AC? AC है आपका R, जो फाइंड करना है। बराबर है? जो इक्वल टू के ये साइड में तो बराबर है। व्हाट इज AB? AB इज P। AB is P. What is BE? We don't know what is BE. BE नहीं पता है। And what is BC? भाई BC क्या है? ये तो पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड सेम होते हैं। तो ये Q है, तो डेफिनेटली ये भी Q रहेगा। यस और नो?
तो बच्चा मुझे पता है बीसी क्यू है। देखो एसी की वैल्यू क्या है आर, जो हमें फाइंड करनी है। एबी क्या है पी, जो हमें फाइंड करना है। बीसी सॉरी एबी सॉरी क्या है पी, जो हमें दिया हुआ है। बीसी क्या है क्यू, तो सब कुछ हमें दिया है एक्सेप्ट बीई। यस और नो। तो इस फॉर्मूला में मुझे हर चीज पता है सिवाय बीई के। तो अभी मुझे दिमाग लगाना है कि भाई बी कहां से मिलेगा, फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू गेट बीई। ठीक है, सोचते क्या है बी, व्हाट इज बीई। एकदम सिंपल मैं बोलूंगा तो भाई ये दो साइड एक दूसरे को पैरेलल है। ज्योमेट्री याद करो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये थीटा है, और इस छोटे वाले ट्राइंगल में मैं लगा देता हूं साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये छोटे वाले ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा वापरूंगा तो साइन थीटा का अपोजिट क्या है, थीटा का अपोजिट क्या है सी, हाइपोटेन्यूज क्या है बीसी, तो मुझे मिलेगा सी अपॉन बीसी। बराबर है, इससे मुझे सी की वैल्यू मिलेगी बीसी कॉस थीटा, सॉरी बीसी साइन थीटा। पर हमें सी नहीं चाहिए, हमें बीई चाहिए। सी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बीई चाहिए। तो बीई के लिए बी जो कि थीटा का एडजेसेंट साइड है, तो मैं कॉस थीटा लगाऊंगा। तो चलो फिर कॉस थीटा लगा लेते हैं। तो कॉस थीटा क्या है, बीई अपॉन बीसी, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मुझे बीई की वैल्यू कितनी मिलेगी, बीसी कॉस थीटा। अरे बीसी हमें पता है भाई, बीसी क्या है, बीसी क्या है, बीसी इज क्यू, तो क्यू कॉस थीटा। तो बीई की वैल्यू मिल गई। बात समझ में आ रहा है। तो मुझे एसी पता था आर है, ए बी पता है पी है, बीसी पता है क्यू है, मुझे नहीं पता था बीई क्या है। तो बीई मैंने ढूंढ के निकाला बीसी कॉस थीटा। तो मैं अभी सारी चीजें लिख देता हूं भाई। एसी की वैल्यू मुझे पता है आर है, ए बी की वैल्यू मुझे पता है पी है, बीसी की वैल्यू मेरे को पता है क्यू है, और बीई अभी मैंने ढूंढ के निकाला बीसी कॉस थीटा। बीसी मतलब क्यू कॉस थीटा। तो ये सारे वैल्यूज मुझे पता चल गए, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो मुझे मिलेगा AC स्क्वायर मतलब R स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 2AB। ये सारी वैल्यूज यहां पे डालेंगे तो मुझे मिलेगा P स्क्वायर प्लस 2P। BE के बदले देखो मैंने क्या डाल दिया, क्यूब कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। स्क्वायर यहां पे जाएगा, रूट बन जाएगा, और ये आ गया अपना फॉर्मूला। और यही हमने लास्ट लेक्चर में लर्न किया था कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड इज R इज इक्वल टू रूट ऑफ p square plus q square plus 2pq cos theta. Yes or no? So I hope this is very much clear to everyone, right? So ये तो बात हो गई। अभी हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हम रेफरेंस ले लें। तो चलो मैंने p को रेफरेंस ले लिया। अगर मैंने p को रेफरेंस ले लिया तो p के हिसाब से जो एंगल बनेगा r का, वो होता है r का डायरेक्शन। लास्ट लेक्चर बताया था, यहाँ पे हमने ले लिया अल्फा। क्या ले लिया, अल्फा। तो अब ये अल्फा अगर मुझे फाइंड करना है, दिमाग लगाओ बच्चों, अगर मुझे अल्फा फाइंड करना है तो मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेता हूं। देखो ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल लिया ACE, और यहां पे मैं लगा देता हूं tan थीटा, सॉरी tan अल्फा। इस ट्राइंगल में मैंने tan अल्फा लगाया। tan अल्फा फॉर्मूला क्या आएगा, अपोजिट दैट इज CE अपॉन एडजेसेंट दैट इज A। तो अगर मैं ट्राइंगल AEC में tan अल्फा लगाता हूं तो मुझे मिलेगा CE अपॉन A। tan अल्फा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर है। अभी AE के बदले आप AB प्लस BE डाल सकते हो, जैसे यहां पे डाला था वैसे AE के बदले आप AB प्लस BE डाल सकते हैं। तो इट इज इक्वल टू CE अपॉन AE के बदले AB प्लस BE डाल दिया, तो ये भी हो गया। क्या मुझे CE पता है, तो मैंने ऑलरेडी ढूंढ के रखा है BC साइन थीटा। क्या मुझे AB पता है, बताया भाई AB की वैल्यू P है। क्या मुझे BE पता है, BC cos थीटा। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो tan अल्फा इज इक्वल टू CE के बदले मैंने क्या डाल दिया, BC साइन थीटा। तो ये चालाकी था, मैंने ढूंढ के रखा था यहाँ पे BC साइन थीटा अपॉन AB के बदले में डालता हूं BE cos थीटा। BE के बदले डालता हूं BE cos थीटा, BC cos थीटा, सॉरी BE के बदले डालता हूं मैं BC cos थीटा। तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो, tan अल्फा इज इक्वल टू BC की वैल्यू क्या है, Q है, AB की वैल्यू P है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो
तो BC के बदले मैंने Q डाल दिया, AB के बदले मैंने P डाल दिया, तो Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। tan वहां पे चले जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। और ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो यही हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो अभी हमने प्रूव कर दिया। आर का फॉर्मूला, अल्फा का फॉर्मूला। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। देखो जरूरत नहीं है आपको जेई और नीट में ये सब कोई पूछने वाला नहीं है, आप फॉर्मूला याद रखो, आप कॉन्सेप्ट याद रखो, दैट्स इट। सम सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, पर पता होना चाहिए फॉर्मूला आता कहां से। तो इसलिए मैंने डिराइव कर दिया आर का फॉर्मूला इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। और इसका हमने एक शॉर्टकट भी बनाया था पिछले लेक्चर में, अगर नहीं देखा तो देख लो, जिसके साथ एंगल नहीं है sin थीटा अपॉन जिसके साथ एंगल है प्लस जिसके साथ एंगल नहीं है cos थीटा। बराबर है बच्चों? तो ये प्रूव हो गया। अभी इस फॉर्मूला को ना थोड़ा सा और समझते हैं, इसके केसेस कर लेते हैं, इसको थोड़ा डीपली करते हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। जिन बच्चों को लिखना है वीडियो को पॉज करो और यू कैन राइट इट डाउन, इट इज वेरी सिंपल। नाउ अगर P और Q एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। P और Q एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। इफ P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू Q वेक्टर, मतलब दोनों की एंगल 90 रहेगा, कुछ ऐसे P और Q एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला अपना R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी टू पी क्यू कॉस थीटा, वो बन जाएगा cos 90। यस और नो? रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 हो जाएगा। अभी cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0। तो भाई ये पूरा सपाट हो जाएगा यहां तक। तो फॉर्मूला बनेगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये एक सिंपल चीज है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद, मतलब दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो ये आगे का पार्ट लिखने का जरूरत ही नहीं, सीधा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा, या फिर आप बोलते हो पाइथागोरस थ्योरम जैसा आंसर है। तो ये आपका हो गया आर का वैल्यू। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ q sin 90 अपॉन p प्लस q cos 90। अभी cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0। sin 90 की वैल्यू कितनी है? 1। तो फॉर्मूला आएगा q बाय p। बात समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो ये स्पेशल केस है जब दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे तब। चलो, अगर ये 3 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है, लेट अस अंडरस्टैंड। एक 3 न्यूटन है, एक 4 न्यूटन है, ओके। इन दोनों को ऐड करके मुझे आर मिला। क्या मिला मुझे? आर। तो ये आर की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर की वैल्यू क्या है? तो इट इज रूट ऑफ, डायरेक्टली दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एंगल है 90, तो इट इज 3 स्क्वायर दैट इज 9, 4 स्क्वायर दैट इज 16। तो आंसर कितना आएगा? 5 न्यूटन। डायरेक्ट आएगा, एक दूसरे को परपेंडिकुलर, टाइम बचने वाला। खास करके सीटी के एग्जाम्स में अपने को टाइम बचाना रहता है और इजी क्वेश्चंस रहते हैं, सिर्फ अपने को समझना। अल्फा फाइंड करना है, अल्फा, tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या है? सपोज ये अल्फा है, ठीक है, तो अपने को क्या लेना है? जिसके साथ अल्फा नहीं बन रहा वो ऊपर आएगा, जिसके साथ अल्फा बन रहा वो नीचे आएगा, दैट्स इट, एकदम शॉर्टकट। तो व्हाट इज tan अल्फा? q by p, दैट इज 4/3। अभी 4/3 करोगे तो ये आंसर आएगा समवेयर अराउंड 53 डिग्री। अब ये कैसे 53 डिग्री आता है? न्यूमेरिकल में मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा, एंगल्स वगैरह, डोंट वरी अबाउट इट। अभी फिलहाल समझ लो कि ऐसे फाइंड कर सकते। बात समझ में आ रहा है? तो ये अपना स्पीड बनाने वाला है, बाकी कुछ नहीं। ये तुम लोग याद रखोगे तो सिर्फ स्पीड बढ़ेगा, ये एक्चुअल फॉर्मूला से भी आंसर आएगा, पर ये याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, अभी दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया तो अभी भी डिस्कस करो कि भाई ये जो आर होता है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं, जो वेक्टर बड़ा है वो उसकी तरफ झुका हुआ रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे कि P वेक्टर और Q वेक्टर में अगर P वेक्टर बड़ा है, अगर P वेक्टर बड़ा है तो R ज्यादा किसकी तरफ झुका है? P की तरफ। इन दोनों को ऐड करके जो R मिलेगा वो ज्यादा P की तरफ आएगा, तो ये अल्फा छोटा रहने वाला और बीटा बड़ा रहने वाला। तो याद रखो कि इस केस में अल्फा विल बी लेस देन बीटा। और अगर उल्टा हो गया, Q बड़ा हो गया P छोटा हो गया, कुछ ऐसे, P छोटा है और Q बड़ा है, तो ये R ज्यादा किसकी तरफ झुकेगा? Q की तरफ झुकेगा। अभी अल्फा बड़ा रहेगा और बीटा छोटा रहेगा।
बात समझ में आ रहा है? मतलब जो वेक्टर बड़ा होगा आर उसकी तरफ इंक्लाइंड होगा, ये बात दिमाग में रखो। जो वेक्टर बड़ा होगा आर उसकी तरफ इंक्लाइंड होगा। तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर में अगर पी वेक्टर बड़ा है तो आर ज्यादा पी की तरफ होगा, मतलब अल्फा इज गोइंग टू बी लेस देन बीटा। ओके, और क्यू बड़ा रहेगा तो आर क्यू की तरफ झुकेगा। इज इट सिंपल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या ये बाइसेक्ट कभी करेगा? जब पी और क्यू दोनों सेम रहेंगे ना बच्चा, जब पी और क्यू दोनों सेम रहेंगे तो ही वो बीच में से जाएगा, तभी अल्फा और बीटा दोनों सेम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट लेक्चर में बता रहा हूं, अभी भी मैंने बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट, इधर मिस्टेक करते बच्चे। उनको लगता है डायगोनल है तो भाई बीच में से जाएगा, बीच में से नहीं जाएगा। वो आइदर किसी इस वेक्टर की तरफ जाएगा और या फिर इस वेक्टर के, डिपेंड कि कौन बड़ा है। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अभी ये स्पेशल केस है ना, सम सॉल्व करने के लिए तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है कि भाई दो वेक्टर एक दूसरे को अगर पैरेलल रहेंगे तो क्या होगा। अभी दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, पैरेलल मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हो रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? 0। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। अभी इसके पहले वाले केस में हमने दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर लिया था, अभी पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो व्हेन दिस टू आर पैरेलल, तो उन दोनों के बीच में बच्चा एंगल कितना बनेगा? 0। तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 का रूट। बराबर है? अभी एंगल 0 आ गया, cos 0 की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये फॉर्मूला बनेगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अरे ये तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपली दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, दैट इज p प्लस q। इज इट क्लियर? तो दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है तो इतना बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो p प्लस q। क्या लिख सकते हो? p प्लस q। एंगल देख लेते, एंगल देख लेते, एंगल देख लेते। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? q sin 0 अपॉन p प्लस q cos 0। अभी sin 0 की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो अल्फा भी 0 है। सिंपल सा बात है। अगर मैंने एक व्हीकल ले ली है, सपोज एक व्हीकल है, ठीक है, ये एक व्हीकल है और ये व्हीकल पे एक गाड़ी है, बंद हो गई है और एक बंदा आके पीछे से धक्का मार रहा है और उसने ऐसे 10 न्यूटन फोर्स लगाया। ओके, एक बंदे ने आके धक्का मारा, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, और दूसरा बंदा आया और दूसरे बंदे ने आके बोला भाई मैं भी ऐसे इसकी हेल्प करता हूं, और उसने 5 न्यूटन फोर्स लगाया। तो एक गाड़ी पे दो जन ढकल रहे, एक 10 न्यूटन एक 5 न्यूटन। अब इस पे टोटल फोर्स कितना एक्ट होगा? डायरेक्ट 10 प्लस 5 15, टोटल 15 न्यूटन एक्ट होगा। बात समझ में आ रहा है? और ये गाड़ी जाएगी किधर? ऐसा होगा कि इन पे चढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये गाड़ी कहां पे जाएगी? इस तरफ ही जाएगी। तो डायरेक्शन क्या रहेगा? दोनों का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में रहने वाला है। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल रहेंगे हम डायरेक्टली क्या कर देंगे? ऐड। सिंपल, इजी। तो बार बार बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, और अगर दोनों एंटी पैरेलल होंगे तो दोनों के बीच में एंगल 180 बनेगा, है कि नहीं? एक उधर देख रहा है एक इधर देख रहा है, दोनों एंटी पैरेलल है। दो अगर एंटी पैरेलल है, अगर एक इधर देख रहा है एक इधर देख रहा है, तो दोनों के बीच में बच्चा एंगल कितना बनेगा? 180 बन जाएगा। तो एंटी पैरेलल में एंगल 180 बनेगा। फॉर्मूला क्या आएगा? रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180। cos 180 का वैल्यू होता है -1। नहीं पता है तो याद रखो, हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले आगे जाके, पर अगर याद रखो cos 180 का वैल्यू -1 है तो ये फॉर्मूला बनेगा r इज इक्वल टू रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। देखो माइनस आ गया 2p, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? p माइनस क्यू द होल स्क्वायर, बता के नहीं? स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा p माइनस q। इज इट क्लियर? तो एंटी पैरेलल रहेंगे तो सबट्रैक्ट कर देंगे p माइनस। डायरेक्शन क्या? व्हाट इज द डायरेक्शन? tan अल्फा इज इक्वल टू q sin 180 अपॉन p प्लस q cos 180। भी sin 180 0 है तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, सेम एग्जांपल लेता हूं मैं। एक गाड़ी है, एक व्हीकल है, चलो मैं ये शायद से फ्रेम दिखेगा नहीं, ओके ये दिख रहा है होगा शायद। ये मस्त एक मस्त की गाड़ी है, ठीक है। एक आदमी आया और उस आदमी ने ऐसे फोर्स लगाया 12 न्यूटन। गाड़ी बंद हो गई है, एक बंदा आया उसने ऐसा फोर्स लगाया 12 न्यूटन, और दूसरा बंदा आया जो थोड़ा पागल था, उसने आके ऐसे फोर्स लगाया कितना? 3 न्यूटन। तो अभी इस गाड़ी पे कितने फोर्स लग रहे? दो फोर्स लग रहे। एक बंदे ने 12 न्यूटन ऐसे लगाया, दूसरे बंदे ने 3 न्यूटन ऐसे लगाया। बात समझ में आ रहा है?
तो अभी इसके बाद टोटल फोर्स कितना आ रहा है, ये दोनों एंटी पैरेलल हो गए, तो टोटल फोर्स कितना हो गया 9 न्यूटन, बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और ये गाड़ी जाएगी किस तरफ, डेफिनेटली जो ज्यादा फोर्स लगा रहा है उस तरफ जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में बड़ा वाला वेक्टर है उस डायरेक्शन में गाड़ी क्या होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा, आर हमने डिराइव किया इस चैप्टर इस लेक्चर में, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर रहेंगे, शॉर्टकट याद रखो रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, लर्न करके रखो। अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, शॉर्टकट है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दोनों पैरेलल है तो p प्लस q, एंटी पैरेलल है तो p माइनस q। इज इट क्लियर? बस इतने फॉर्मूले याद रखो, मतलब हम मस्त में हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक लेक्चर लेंगे जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने वाले, जिसमें आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ओके, तो एक चीज इसमें कंक्लूजन में मैं जो डालने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तो अपने को याद रखना है। एक चीज हमें पता चल गया कि एंगल का रेंज जो है वो थीटा का 180 और 0 के बीच में रेंज होता है, ठीक है। 0 और 180 के बीच में रहता है। पैरेलल मतलब 0, एंटी पैरेलल मतलब 180, और ये थीटा है। ओके, तो थीटा की वैल्यू 0 और 180 के बीच में, इतना हमेशा याद रखो। तो 0 पे हमेशा मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है और 180 पे मैग्नीट्यूड मिनिमम होता है। सो cos थीटा -1 और 1 + 1 के बीच में रेंज होगा, तो r मैक्स की वैल्यू p प्लस q हो जाएगा और r मिन की वैल्यू p माइनस q। तो ये जो वैल्यू है वो ऐसे रेंज होगी। तो याद रखना p प्लस q इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड p माइनस q इज द मिनिमम वैल्यू। ओके, दिस इज अगेन अ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो मैंने पढ़ा है वही है, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ इतना बता रहा हूं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 और 180 के बीच में रहेगा। जब दो वेक्टर में एंगल 0 है तभी जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और 180 होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। So this is what is our concept is. I hope this is very much clear to all of you. Okay, so that's it for today's lecture. ये अच्छे से याद रखना, प्रैक्टिस करना। अगला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ पढ़ते रहो। और थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच। मेक योर नोट्स, डोंट सिट आइडल, जस्ट मेक योर नोट्स। फिर से एक बार वीडियो चाहिए तो देख लो, अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगा रहेगा, आपके हाथ में स्पीड है, आप स्पीड चेंज कर सकते हो, उसको स्लो और फास्ट और भी कर सकते हो। टिल दैट टाइम ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।